हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने और वो है बेटा गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। और गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले वो चीज़ें जानते हैं जिनका यूज़ हम गॉसेस थ्योरम। एक है एरिया वेक्टर। पहला चीज़ क्या आ रहा है बेटा? एरिया वेक्टर। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, एरिया वेक्टर है एरिया वेक्टर। एरिया तो आप सभी जानते हैं, एरिया मींस एक प्लेन है, उसकी सरफेस एरिया निकाल लेना मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया आप जानते हैं। एरिया वेक्टर ये क्या नई चीज है सर? मींस कोई भी एरिया एलिमेंट आपका हो बच्चे, दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एज ए स्केलर भी ट्रीट किया जा सकता है या वेक्टर भी ट्रीट हम उसको कर सकते हैं। एरिया को हम दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज बोथ स्केलर एज वेल एज वेक्टर। एज अ वेक्टर भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वेक्टर मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी होगी। अब सर आप कहेंगे कि एरिया की डायरेक्शन क्या? मींस उसके साथ जो वेक्टर एसोसिएट कर रहा होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसी के बारे में बात करते हैं। एरिया को जब हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी सरफेस एरिया मैग्नीट्यूड तो जानते ही हैं, लेकिन उसका जो वेक्टर होगा वो कैसा हो। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? एरिया एज अ वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो जो वेक्टर किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ वेक्टर जो एसोसिएट कर रहा होगा, जो वेक्टर एसोसिएट कर रहा होगा, वो कैसा होगा? आउटवर्ड नॉर्मल होगा। कैसा होगा बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल। देखो दो शब्द आ रहे हैं, वेक्टर एसोसिएटेड टू एवरी एरिया एलिमेंट, वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, विद एरिया एलिमेंट आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और साथ ही साथ सरफेस से कैसा रहने वाला है? नॉर्मल रहने वाला है। सरफेस से कैसा रहने वाला है? नॉर्मल रहने वाला है। और डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड हो गई। इनवर्ड नॉर्मल नहीं है, आउटवर्ड नॉर्मल है। लेट अस सपोज हमने एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, हम एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, एक एरिया एलिमेंट है, एक प्लेन एरिया है। ठीक है बच्चे, इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। हम ऐसा मानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो ds है। कितना है? ds इसका मैग्नीट्यूड है, ds इसका मैग्नीट्यूड। इसके साथ जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा रहने वाला है? आउटवर्ड नॉर्मल। अगर मैं इसको इस पर दिखाऊं, ये अगर एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, ds इसका सरफेस एरिया है, जो मैग्नीट्यूड है वो ds है। इसके साथ जो वेक्टर एसोसिएट कर रहा है, जो एन कैप वेक्टर एसोसिएट कर रहा है, वो कैसा हो गया बच्चे? वो हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। मींस सरफेस से नॉर्मल है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसा ही मैंने यहां बनाया हुआ एक ds, एक एरिया एलिमेंट है, का मैग्नीट्यूड जो सरफेस एरिया है वो ds है, जो उसके साथ वेक्टर एसोसिएट कर रहा है एन कैप। एन कैप क्या हो गया बेटा? यूनिट वेक्टर हो गया, जो इस एरिया एलिमेंट ds का क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या है? सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर हम एरिया को एज अ वेक्टर लिखना चाहें, मींस ds सरफेस एरिया है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो उसे हम दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर इक्वल्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर ds, एरिया वेक्टर ds ये किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds। हमने मॉडुलस में डाल दिया ds को, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds। और क्या आ जाएगा बेटा? एन कैप। और क्या हो जाएगा? एन कैप। एन कैप उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। और डायरेक्शन कैसी है ये बेटा? डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल है और आउटवर्ड है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एरिया एलिमेंट हो उसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, मींस उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी? सरफेस एरिया से आउटवर्ड नॉर्मल होगी। मैंने एक एरिया एलिमेंट ये लिया, ds उसका मैग्नीट्यूड है, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? ds है। और उसके साथ जो वेक्टर एसोसिएट कर रहा है बेटा एन कैप, वो मैंने कैसा बनाया हुआ है? आउटवर्ड नॉर्मल बनाया हुआ है। मैं अगर एरिया वेक्टर ds ऐसे लिखता हूं तो वेक्टर इक्वल्स क्या होता है बेटा? वेक्टर इक्वल्स होता है मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसका वेक्टर अगर मैं ds वेक्टर लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds, मतलब हमने उसको मोड में डाल दिया। और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? एन कैप हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई बच्चे?
एन कैप हो। बात समझ में आ गई? जो कैसे है, सरफेस एरिया से आउटवर्ड नॉर्मल है। सरफेस एरिया से कैसे है बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहां पर जो डेल्टा, सॉरी डीएस, वेक्टर डीएस, तो मैंने मॉडुलस लगाया हुआ है, ये क्या है बेटा? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया। और जो एन कैप है, एन कैप, ये क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। मींस जो यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर रहा है एरिया एलिमेंट के साथ, वो बता रहा है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड नॉर्मल। हर एरिया एलिमेंट को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। मींस उसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ ही साथ उसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, उसका जो भी फॉर्मूला होगा, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, रेगुलर है, मान लीजिए अगर वो सर्किल है, या फिर एक स्फीयर का सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, सर्किल का निकाल रहे हैं, या फिर सिलेंडर का निकाल रहे हैं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो हम उनका एरिया तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसी रहने वाली है? आउटवर्ड नॉर्मल रहने वाली। बात समझ में आ गई ना? हर एरिया एलिमेंट के साथ जो डायरेक्शन एसोसिएट करती है, उस डायरेक्शन को हम किस डायरेक्शन में लेते हैं बेटा? सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चे? एरिया वेक्टर, हमारी बात यहां पर खत्म होती है। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जरूरी है, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉसेस ने इजीली अपने स्टेटमेंट के थ्रू समझाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा लिंक करता है किसी भी एरिया एलिमेंट के, किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, क्या होती हैं बेटा? जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होती हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होती हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम किसी भी एरिया एलिमेंट में देखते हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि उस एरिया एलिमेंट के साथ क्या कर रही हैं बेटा? लिंक कर रही हैं। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसके बारे में बताता है? किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या हम बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ कितनी फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहा है, या हम बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक कर रहा है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बताता है बच्चे? ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ कितनी फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, कितना फील्ड लिंक कर रहा है, या हम बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक कर रहा है। क्या बच्चे ये बात समझ को आ गई? इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करने वाले? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, कैसे बच्चे हम इसको डिफाइन करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लेते हैं बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया। जिस एरिया एलिमेंट के साथ हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसका सरफेस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। देखो मैं चीजें लिख लेता हूं। डिफाइंड एज, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, दो चीजों का बच्चे प्रोडक्ट है, सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया के साथ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसका सरफेस एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ, एंड द कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ध्यान से समझना बच्चे इसको, सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। हम दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसी भी सरफेस एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। किस किस का प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा? सरफेस एरिया। एक हमारा क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। और दूसरा कंपोनेंट, दूसरी चीज क्या है बेटा? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। दो चीजों का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, जो कि उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ क्या कर रहा होगा बच्चे? लिंक कर रहा होगा। उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ क्या कर रहा होगा? वो लिंक कर रहा होगा। समझे बात ना? किसी भी सरफेस एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो चीजों का प्रोडक्ट करते हैं। पहला क्या बच्चे? सरफेस एरिया। और दूसरा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस एरिया से कैसा है? नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस एरिया से कैसा है बच्चे? नॉर्मल। जरा देखो इसको। अच्छा, इसको डिनोट हम किससे करते हैं? डिनोटेड बाई पाई ई। किस सिंबल से बेटा हम इसको डिनोट करते हैं? पाई ई से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाई पाई, और सब स्क्रिप्ट में हम बना देते हैं कैपिटल ए। डिनोटेड बाई पाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब समझो सर आप क्या बता रहे हैं? ये दो चीजें आप बता रहे हैं, एक तो सरफेस एरिया समझ आता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया से नॉर्मल हो, जो कि सरफेस एरिया से क्या हो बेटा? नॉर्मल हो। लेट अस अज्यूम ये जो हमारा बोर्ड है, या फिर मैं इसको लेता हूं, ये नोटबुक लेता हूं, ये एक सरफेस एरिया है। ये क्या है बेटा? एक सरफेस एरिया है। और ये सरफेस एरिया कहीं ऐसी जगह रखी हुई है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं बेटा? पास कर रही हैं। मान लीजिए कि सरफेस एरिया है, इसका एरिया मैं मान लेता हूं, कुछ भी एरिया, इसका डीएस एरिया ले लेता हूं, डीएस एरिया एलिमेंट है। अब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करें? जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, मीन सरफेस एरिया से जस्ट नॉर्मल पास कर रही हैं, जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। या फिर वो थोड़ा स्लेंटली ऐसे पास करें, सरफेस एरिया के नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाते हुए। एक और पेन दो। सरफेस एरिया के नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे ही पास कर सकते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस एरिया पास कर रही, सरफेस एरिया से ठीक नॉर्मल। एक और पॉसिबिलिटी है कि वो सरफेस एरिया का जो नॉर्मल है उससे कुछ एंगल बनाते हुए, जैसे मैं इस बोर्ड ही ले लूं, बोर्ड ले लूं अपना, ये बोर्ड सरफेस एरिया। एक तरीका है कि फील्ड लाइंस इस बोर्ड को ऐसे नॉर्मली पेनिट्रेट कर रही हो, नॉर्मली पेनिट्रेट कर रही हो, तो सरफेस एरिया का जो नॉर्मल है उससे एक फील्ड लाइन के बीच का एंगल क्या बना? 0 डिग्री बना। से फील्ड लाइन के बीच का एंगल क्या बना बच्चे? 0 डिग्री बना। सरफेस एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, या हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अगर फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ये वाली जो पेन में ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं बेटा? मैं फील्ड लाइन ले रहा हूं। अगर फील्ड लाइन कुछ स्लेंटली आ रही, कौन सी आ रही है बेटा? अगर कुछ स्लेंटली आ रही, ऐसे ऐसे आ रही है, मीन सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया है बोर्ड से जो नॉर्मल है उसके बीच में कुछ एंगल थीटा बनाती हुई आ रही है, कुछ एंगल थीटा बनाती हुई आ रही है, ऐसे स्लेंटली आ रही है। ये क्या था? ये बोर्ड से नॉर्मल था, सरफेस से नॉर्मल था। ये क्या है? फील्ड लाइन की डायरेक्शन। समझे बात ना? तो अगर कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो कि सरफेस एरिया से कैसा हो बच्चे? नॉर्मल हो। जो कि सरफेस एरिया से कैसा हो? नॉर्मल हो। इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे इसके दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये। जो थीटा की एडजेसेंट कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चे? कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? हमने दो चीजों का प्रोडक्ट करना है, एक सरफेस एरिया डीएस का, एक किसका बेटा? सरफेस एरिया डीएस का। समझे बात ना? सरफेस एरिया डीएस। और दूसरी चीज क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉस कंपोनेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटेंसिटी ऐसे है, ऐसे है, एक एंगल थीटा बना रही है बोर्ड की सरफेस से नॉर्मल वाले के साथ, बोर्ड से जो नॉर्मल है उसके साथ अगर एंगल थीटा बना रही है, तो हमें नॉर्मल वाला ही तो कंपोनेंट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट तो सरफेस से कैसा है? नॉर्मल है। तो वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? कॉस थीटा। कौन सा वाला हो जाएगा बच्चे?
ई कॉस्ट। दो चीजों का प्रोडक्ट, एक सरफेस एरिया का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस से नॉर्मल है, सरफेस से क्या है, नॉर्मल है, वो ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये थीटा जीरो होगा तो फिर कॉस जीरो लगाएंगे और कॉस जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मीन सिर्फ और सिर्फ ई बचेगा। समझे बात ना? और अगर फील्ड लाइंस ऐसे आए इस बोर्ड में, ऐसे ऊपर से पेनिट्रेट करें, यूं पेनिट्रेट करें, तो फिर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? देखो फील्ड लाइंस ऊपर से आए तो थीटा हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। मींस इस सरफेस के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक नहीं करेगी, मतलब इसके साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। किस किस के बीच का थीटा 0 हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस सरफेस से जो नॉर्मल है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं, स्लेंटली जा रही हैं, तो हमने एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है, मीन सरफेस से जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमें इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस कंपोनेंट लेना है, क्योंकि कॉस कंपोनेंट ही वो क्या है बेटा, सरफेस से नॉर्मल वाला कंपोनेंट। समझे बात ना? अगर फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं तो फिर एंगल हमारा क्या हो गया, 90 हो गया, और वहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? हम दो चीजों का प्रोडक्ट करने वाले हैं, इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उस पर डायग्राम बना। हमारे पास ये कोई एरिया एलिमेंट है और हम ऐसा मानते हैं कि इसमें फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ऐसे फील्ड लाइंस जा। क्या ये बात आपको बच्चे समझ आ रही है? फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं इस एरिया से, एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल, वो नॉर्मल में कुछ इधर बना रहा हूं, सरफेस एरिया से जो नॉर्मल है एन कैप, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। एंगल क्या बन गया बच्चे, थीटा बन गया। इस एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है, वो क्या है बेटा, वेक्टर ई। क्या ये बात समझ में आ गई, वेक्टर ई है। इस सरफेस एरिया को मैं लिखता हूं डी एस, क्या लिखता हूं बच्चे, डी एस लिखता हूं। इस सरफेस एरिया को मैं डी एस लिखता हूं। तो फिर हमारा यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय, हम दो चीजों का प्रोडक्ट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो चीज थे, एक तो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया डीएस, और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस से नॉर्मल है। और वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर मैं इस ई वेक्टर को, ये क्या है बच्चे, ई वेक्टर ही तो है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो जो थीटा की एडजेसेंट कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और जो थीटा की एडजेसेंट नहीं है वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ई साइन थीटा। और हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो सरफेस से नॉर्मल हो, या हम बोले कि एरिया वेक्टर से पैरेलल हो। सरफेस से नॉर्मल हो या फिर सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उससे पैरेलल हो, क्योंकि सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल होता है। आज समझ में आ गई ना? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ई कॉस थीटा लेना है। कौन सा लेना है बेटा, ई कॉस थीटा लेना। समझे बात ना? तो फाई ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी एस, ई कॉस थीटा इंटू डी। समझे बात ना? इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस। यहां जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के बीच का एंगल है। मींस यहां पर मैं डॉट नहीं लिख सकता हूं क्या, मैं अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ई डॉट डी एस, क्या लिख सकता हूं बच्चे मैं इसको, ई डॉट डी एस। मैंने कॉस हटा दिया और कॉस की जगह क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। कॉस हटा करके मैंने क्या लगा दिया बच्चे, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में फ्लक्स हमारा क्या हो गया बेटा, ई डॉट डी एस। क्या हो गया बच्चे, ई डॉट डी, ई डॉट डी एस। क्या ये बच्चे बात आपको समझ में आ गई? वेक्टर फॉर्म में ये हमारा क्या आ गया, ई डॉट डी एस। समझे बात ना? यहां पर जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो बच्चे किस किस के बीच का एंगल है, थीटा जो मैंने एंगल बनाया था वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया का जो एरिया वेक्टर है एन कैप।
समझे बात ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया जो है सरफेस एरिया है उसका एरिया वेक्टर जो है एन कैप, उसके बीच का ही तो एंगल थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एन कैप। एन कैप क्या हो गया बेटा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, मींस सरफेस से नॉर्मल, सरफेस से नॉर्मल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या बन गया बच्चे, ई डी एस बन गया। क्या बन गया बच्चे, ई डी एस, ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। क्या बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो पूरी सरफेस के साथ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई ई, मैं ds को क्या कर दूंगा बच्चे, इंटीग्रेट कर दूंगा, dx को क्या कर दूंगा बच्चे, इंटीग्रेट कर दूंगा, और सरफेस से इंटीग्रेट कर दूं। किससे कर दूं बच्चे, सरफेस से मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूं, जो भी फ्लक्स आ रहा है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, डी फाई ई कर दूं। क्या कर दूं बच्चे, डी फाई ई कर दूं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फाई ई की जगह और मैं क्या लिख सकता हूं, ईडीएस लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चे, ईडीएस लिख सकता हूं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, मतलब पूरे सरफेस एरिया को मैं ले लूं, मैंने ये इंटीग्रेशन बनाया हुआ है, सरफेस इंटीग्रल है ds का, और ई से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मींस डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। जब जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा ds, सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया से नॉर्मल है, या हम बोलें कि सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है उससे पैरेलल है। समझे बात ना, एन कैप के अलोंग, ठीक है ना। ईडीएस कॉस थीटा भी आप ले सकते हैं, ईडीएस ले सकते हैं, आगे इनका यूज होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बनाते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात। यूनिट फ्लक्स में क्या क्या चीजें आ रही थी, दो चीजें आ रही थी। एक आ रही थी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, एरिया के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कल आपको बताया था, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता था बच्चे, फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन। और चार्ज की जगह हम क्या लिखते थे, कूलाम लिखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो ऐसा यूनिट ये हो गई, ई की। और ds का क्या हो जाएगा, ds का बेटा, ds मतलब मीटर स्क्वायर, ds की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स क्या था, फ्लक्स तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट था, दोनों का क्या था बेटा, डॉट प्रोडक्ट था, वेक्टर e डॉट ds। अगर हम इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम, और क्या आ रहा है, मीटर। समझे बात ना। तो यूनिट हमारी इसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन। समझे बात ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो ही चीजें थी, एक इंटेंसिटी था, दूसरा सरफेस एरिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम यूनिट जानते हैं न्यूटन पर कूलाम, उसके फॉर्मूले से, क्योंकि वो फोर्स अपॉन चार्ज था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलाम। और एरिया के यूनिट हम लगा देते हैं मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। समझे बात ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ऐसे हम डायमेंशन भी बना सकते हैं, डायमेंशन। देखो बेटा, डायमेंशन न्यूटन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। फोर्स ही तो है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है, और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस। मीटर स्क्वायर मतलब एल की पावर 2 डिवाइडेड बाई कूलाम। कूलाम के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, एटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एटी। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं ऊपर जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एल पे पावर 2, ए पे पावर -1 और टी पे पावर माइनस। सबको सॉल्व करो, एम एल एक यहाँ है, दो यहाँ पर है, कितना हो गया, एल की पावर 3, टी पे पावर -2 और -1 कितना हो गया, टी पे पावर -3,
और फिर क्या बचा बेटा, ए पे पावर माइनस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एम एल की पावर 3, टी पे पावर -3, ए पे पावर माइनस डायमेंशन। ए पे पावर, समझे बात बच्चे आप? हमने डायमेंशन भी निकाल ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यूनिट भी बना ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया। क्या समझ लिया बेटा? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया और एरिया वेक्टर, दो चीजें हमने समझ ली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है? किसी भी सरफेस एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक है, यहां बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक है। समझे बात ना? तीनों की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसके बारे में जानकारी देता है बेटा? एक बार फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, है ना? किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर कम फील्ड लाइंस होंगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक कर रहा है। समझे बात ना? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तीनों एक दूसरे के जैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया। जिस एरिया से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, जिस एरिया से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका सरफेस एरिया, एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उससे पास हो रही है उसका वो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया से नॉर्मल है, जो कि सरफेस एरिया से कैसा है? नॉर्मल है, सरफेस एरिया से नॉर्मल। समझे बात ना? अगर फील्ड लाइंस ऐसे स्लेंटली जा रही है सरफेस एरिया में तो हमें इंटेंसिटी को पूरा नहीं रखना है, हमें इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि सरफेस एरिया से कैसा हो बच्चे? जो कि सरफेस एरिया से नॉर्मल हो। हमें ये वाला कंपोनेंट लेना है जो आपको ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है। समझे बात ना? अगर इंटेंसिटी ऐसे जा रहा है, एक एंगल थीटा बनाते हुए जा रहा है, तो हमें इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस सरफेस एरिया से कैसा हो? नॉर्मल। समझे बात ना? तो वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा जो सरफेस एरिया से नॉर्मल हो? वो हमारा इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चे? कॉस कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट रहने वाला है? कॉस कंपोनेंट, क्योंकि वो थीटा की एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है, और जो थीटा की एडजेसेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। समझे बात ना? तो हमने दो चीजों का प्रोडक्ट किया, क्या क्या? एक सरफेस एरिया और दूसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉस कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट? कॉस। दो चीजों का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे बात ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। वही हम आगे करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से नोट करते हैं। हमने दो चीजों का प्रोडक्ट किया, एक सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉस कंपोनेंट। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? ईडीएस कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो किस किस के बीच का एंगल है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस का नॉर्मल है एन कैप, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है ना? तो वो भी मार्क किया हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एन कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस की जगह डॉट लिख सकते हैं। तो क्या बन गया? ये ई डॉट डी एस बन गया। क्या बन गया? ई डॉट डी एस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी से निकालना है तो हम क्या कर देंगे? हम सरफेस का इंटीग्रल कर देंगे। पूरी सरफेस का अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम सरफेस के क्या कर लेंगे बेटा? इंटीग्रल कर लेंगे सरफेस के फॉर्म। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई? अब जरा आओ एक सिचुएशन बनाते हैं। आप मान लो एक आपके पास कोई रेगुलर सरफेस है। इमेजिन करो ये सर्किल है, ठीक है ना? इमेजिन करो ये सर्किल है और इस सर्किल में कुछ इंटेंसिटी जा रही है। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब फील्ड लिंक कर रहा है। और फील्ड लिंक कर रहा है मींस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिंक कर रही है। ठीक है ना? इस सरफेस का एरिया तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया आप निकाल लेंगे, मतलब आपके पास सरफेस एरिया ds हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी भी आपको पता होगी, आप इजिली इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। आप इसका फ्लक्स जो है बच्चे वो इजिली निकाल सकते हैं। जब आपके डायग्राम्स कैसे हों, जब सरफेस का नेचर कैसा हो, वेदर इट इज ए सर्किल या फिर स्क्वायर हो या फिर एक रेक्टेंगल हो, माने एक रेगुलर जब सरफेसेज हैं, सरफेस कैसी हो बेटा? जब रेगुलर हो तो उनका सरफेस एरिया निकालना होता है आसान। आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे, आपको इंटेंसिटी पता होगी उस पॉइंट पर, और इंटेंसिटी पता होगी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के बीच का एंगल भी पता होगा, आप फ्लक्स निकाल लेंगे।
लेकिन सवाल तब उल्टा पड़ता है जब आपका सरफेस एरिया, सरफेस जो हो वो कैसी हो बेटा, इरेगुलर बॉडी। कैसी हो, इरेगुलर बॉडी। समझी बात ना, सरफेस कैसी हो, इरेगुलर बॉडी हो। अब इसका सरफेस एरिया निकालो। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कैलकुलस मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलस मेथड। तब आप इसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, जो कि आपके नजरिए से, आपके लेवल से अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, अगर आप कैलकुलस से अगर इसका एरिया निकालो। इसीलिए इरेगुलर बॉडीज के साथ जो सरफेस लिंक करेगा, सरफेस एरिया होगा, वो निकालना थोड़ा टफ होगा। मतलब उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो निकालना टफ हो जाएगा। समझे बात ना, रेगुलर बॉडीज का तो इजीली निकल आएगा, इरेगुलर बॉडीज है उनका निकालना थोड़ा टफ होगा। इसलिए गॉस साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या होता है, गॉस। वो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, वो अपनी एक थ्योरम देते हैं और फिर उसे बाद में प्रूव कर। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। उनका भी मोटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही समझाना है, लेकिन कुछ आसान शब्दों में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वो इस तरीके से ईडीएस कॉस थीटा नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। बाद में उनकी बात वो इसी के बराबर जाएगी। समझी बात ना, वो बहुत सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, बाद में वो इसी के बराबर है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चे गॉस थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम, या हम बोले गॉस लॉ। ठीक है।